नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओमादित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी खबरों के बारे में। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जिनका सीधा सरोकार है आपसे और हमसे। साथ ही आपको बताएंगे कि देश में कौन सी घटनाएं प्रमुख रही। चलिए अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। पहली खबर दिल्ली से है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट को लेकर सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और पूर्व थल सेनाध्यक्ष वीके सिंह यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे ताकि वहां फंसे छात्रों के बचाव कार्य में मदद की जा सके। यूक्रेन से 249 भारतीयों को लेकर 5वीं फ्लाइट दिल्ली लैंड कर चुकी है। आपको यह भी बताते चले, ये फ्लाइट रोमानिया से दिल्ली के लिए रविवार रात उड़ी थी। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जब फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची तो अपनों से मिलकर परिजन भावुक हो उठे। उन्होंने फूल, माला और गुलदस्तों से अपनों का स्वागत किया। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का आज 5वां दिन है, लेकिन दोनों देशों में से कोई एक झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूस की सेना का 5 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से बढ़ रहा है। कीव पर रूस की सेना की कब्जे की तैयारी है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से है। यूपी में 6ठे चरण का मतदान 3 मार्च को होना है, जिसमें अधिकतर सीटें पूर्वांचल की ही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां पूर्वांचल को साधने की कोशिश में जुटी हुई हैं। वैसे तो पूर्वांचल को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प नजर आ रही है, क्योंकि इस बार के चुनाव में सपा भी लगातार पूर्वांचल को साधने की कोशिश में है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पर हैं। अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर के दौरे पर अखिलेश इस वक्त हैं। वहीं बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो कि कानपुर से है। कानपुर के परमट में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कानपुर और आसपास की जगहों से यहां भारी संख्या में भक्त पहुंच जाते हैं। इसी को लेकर जो तमाम इंतजामात हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। इस बार बाबा के धाम आनंदेश्वर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचेंगे, जिसको लेकर के तैयारियां की गई हैं। और आपको बता दें, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली यूक्रेन से संबंधित खबर है, दूसरी अखिलेश यादव का पूर्वांचल दौरा है, तीसरी महाशिवरात्रि यानी कल जो महाशिवरात्रि है उसको लेकर के किस तरीके से परमट में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जो पहली खबर है यूक्रेन की, उस पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, अब ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को लाया जा रहा है। 1150 छात्र वापस आ चुके हैं रोमानिया के रास्ते, हंगरी के रास्ते, और ऐसे में एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई है कि पाकिस्तान ने भी इसमें मदद की है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि बहुत जल्द अब छात्रों का जो वापसी का इंतजाम किए गए हैं, 4 केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप इसको? निश्चित रूप से भारतीय छात्र छात्राओं को स्वदेश लौटाना एक बड़ी समस्या है। कारण क्या है कि यूक्रेन में चारों ओर से हमला हो रहा है। ठीक, यूक्रेन को रूस ने घेर लिया है, बमबारी हो रही है, वहां पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, वहां पर सीधे सीधे यूक्रेन के नागरिक भी मैदान में उतर आए हैं। हाँ। अब कोई रास्ता नहीं है। सारे वहां पर हवाई अड्डे बंद हो गए हैं, जगह जगह पर आगजनी हो रही है, गैस लाइनें जो है वो फट गई हैं, उन पर हमला कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में भारत चिंतित हुआ और इन बच्चों ने, जैसा कि आप मीडिया रिपोर्ट में देख रहे थे, कोई मेट्रो के अंडरग्राउंड में, कहीं कोई बंकर में, कहीं कोई छिपा हुआ था। लेकिन अब ये लोगों ने सोचा कि अब हम भागे, तो भागने की स्थिति कहां से थी कि सड़क मार्ग से जाए। और उन्होंने बेचारों ने अपने हाथ में भारत का झंडा लिया और बनाया अपने इंटरनेट से, और उसको ले करके वो आगे की ओर बढ़े सड़क मार्ग से। अब सड़क मार्ग पहुंचे तो पड़ोसी में रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया, हंगरी, ये सब देश थे। अब यहाँ क्या हुआ कि बॉर्डर पर वहां के सुरक्षा बलों ने रोक दिया। अब वो सब बच्चे वहीं पर हैं, और बल्कि
खुले आसमान के नीचे हैं। उनके साथ सुरक्षा बलों के लोगों ने बदतमीजी भी की, बर्बरता भी की, जैसा मीडिया रिपोर्ट में आई। तो निश्चित रूप से भारत सरकार इससे चिंतित हुई और कल भी एक बैठक हुई थी, आज फिर बैठक हुई और ये तय किया कि जाए कि अभी समस्या का हल कैसे निकाला जाए, क्योंकि हमारे हजारों बच्चे फंसे हुए हैं और उनके साथ में ये बदसलूकी हो रही है। तो 4 मंत्रियों को भेजा गया, आप जाइए और अलग अलग जो है देशों में वहाँ के सरकार से, वहाँ के अधिकारियों से वार्ता कीजिए और बच्चों को राहत पहुंचाइए, उनको आश्वस्त कीजिए और फिर उनको सकुशल भारत लौटाने के लिए जो है अपने कदम बढ़ाइए। ये एक भारत सरकार ने बहुत ही अहम फैसला लिया है। इससे छात्र छात्राओं को और उनके परिजनों को, बिलखते परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल राहत मिलेगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। जब उनके जो बच्चे हैं वापस आएंगे, अपने वतन वापसी करेंगे तो उनको राहत जरूर मिलेगी। अब डॉक्टर रमेश वर्मा जी, एक चीज यहां दर्शक जरूर समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से यूक्रेनियन जो हैं, जो यूक्रेन के लोग हैं, वो भारतीयों पर हमलावर नजर आ रहे हैं। कहीं पर किसी को बंधक बना लिया जाता है तो कहीं किसी से बदसलूकी की जाती है, किसी के पैसे तक छीनने की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है। ऐसे में कुछ जो छात्र हैं वो अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता ये टेढ़ी खीर कहीं ना कहीं है सभी छात्रों को सकुशल वापस लाना? नहीं, निश्चित रूप से जी। टेढ़ी खीर इसीलिए तो भारत सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को भेजा। मंत्री और इसमें जो 3 मंत्री हैं वो तो कैबिनेट स्तर के हैं। कानून मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, विमानन मंत्री और उसके बाद सड़क परिवहन के बीके सिंह जो कि पहले थे थल सेनाध्यक्ष थे, वो राज्य मंत्री हैं। तो ऐसे लोगों को भेजा गया है क्योंकि बात को समझा गया है कि किस तरीके से हमारे छात्र छात्राओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है। अब लड़ाई हो रही है, तमाम प्रकार के लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। अब देखिए, वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा था कि जब वो झंडा दिखाते थे हमारे छात्र छात्राएं तो रूसी सेना के लोग कहते ठीक है ठीक है आप जाइए जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे लोग उनके साथ में बदसलूकी भी करते थे। तो ये स्थिति थी, टेढ़ी खीर है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भारत सरकार ने जो अभी ये कदम उठाया है इससे जल्दी से जल्दी हमारे सभी छात्र छात्राओं की स्वदेश वापसी हो जाएगी। ठीक है। अब अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें, जो पड़ोसी मुल्क है यूक्रेन के आसपास, वहां पर ये मंत्री पहुंच गए हैं, किस तरीके से डॉक्टर रमेश वर्मा जी, अब छात्र वहां पर सड़क के रास्ते पहुंच रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो भारत सरकार है ऑपरेशन गंगा के तहत लाने की पूरी कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है, प्रॉपर जो संवाद है वो नहीं हो पा रहा है छात्रों से। ऐसे में क्या कुछ और कदम उठा सकती है भारत सरकार? देखिए, कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए विदेश मंत्रालय में कंट्रोल रूम बनाया गया, हमारी यूपी सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया है, हमारे जो भारत सरकार ने भी अपना एक अलग से कंट्रोल रूम किया है और जो हमारे दूतावास है वहां पर भी ऐसी व्यवस्था की। लेकिन हो क्या रहा है ये रहा है, हमारे बच्चे फोन मिलाते हैं, कोई फोन नहीं उठाता है। और खास तौर से जो यूक्रेन का दूतावास है वहां सबसे ज्यादा अव्यवस्था है। अब अव्यवस्था के कई कारण हो सकते हैं, समस्या विकट हो गई, साधन कम है, वो भी हो सकता है, लेकिन किसी न किसी रास्ता मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि अब जब ये मंत्री जाएंगे तो जो बॉर्डर में फंसे हुए लोग हैं उनको बाकायदे किसी राहत शिविर में पहुंचाएंगे और वहां से बाकायदे प्लेन से जो ये बॉर्डर पर रोक लिया गया है उससे कम से कम मुक्ति मिलेगी और बॉर्डर से उस देश में वो पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के बाद फिर उनको बाकायदे कहीं शेल्टर होम में, कहीं पर शिविर में कहीं रखा जाएगा और फिर धीरे धीरे करके वहीं के एयरबेस से जो है इन छात्र छात्राओं को स्वदेश लाया जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर रमेश वर्मा जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब राहत की बात की जा रही है, कुल मिलाकर के ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है जिसके तहत छात्र छात्राओं को वतन वापसी की भारत सरकार ने तैयारी कर ली है। 4 जो मंत्री हैं वो पड़ोसी मुल्कों में गए हैं और उन्हें रवाना कर दिया गया है और अब कुल मिलाकर के जब वो वहां पहुंचेंगे तो जो बॉर्डर पे छात्र छात्राएं उपस्थित हैं या नागरिक मौजूद हैं उनको शिविरों में, राहत शिविरों में पहुंचाया जाएगा, फिर वहां से उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर के
हवाई जहाज के थ्रू वतन वापसी करवाई जाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो पाकिस्तान ने अपना यूज करने दिया। मतलब भारत को जिस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल में मदद की है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सराहनीय कार्य है पाकिस्तान का। और आपको बता दें, अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। छठे चरण के अब चुनाव होने हैं। ऐसे में 10 जिलों की, आपको बता दें 57 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होनी है। ऐसे में अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पर हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं किसी भी तरह की। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राहुल हमसे जुड़ेंगे और इस पर ताज़ा अपडेट देंगे, क्योंकि संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर के दौरे पर इस वक्त अखिलेश यादव निकले हुए हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनता के बीच में हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से पूर्वांचल में जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा हैं, पूर्वांचल की ओर हर कोई निहारता है। आपको बता दें कि पूर्वांचल में जिस तरीके से जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बीजेपी को फायदा मिलेगा यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तैयारी है और वो जिस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका जरूर दे सकता है। लेकिन बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही और लगातार उनके जो नेता हैं वो भी पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं। इसी पर राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, पूर्वांचल में समस्याएं कई हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो सभी नेता उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां पर वोटर्स है, जहां पर चुनाव हो रहे होते हैं। ऐसे में पूर्वांचल का ऊंट किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहता है आपका आकलन? देखिए, निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो लड़ाई शुरू हुई थी वो पूर्वांचल पर आकर खत्म होने वाली है। 5 गण के चुनाव हो चुके हैं, अब 2 गण के चुनाव बचे हैं, जो कि 3 तारीख को और 5 तारीख को, 7 तारीख को होगा माफ कीजिएगा। निश्चित तौर पर सभी जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपनी फोकस रखी है पूर्वांचल के रण में। आज अखिलेश यादव खुद अम्बेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर के दौरे पर है। तमाम वो जनसभाएं करेंगे। अम्बेडकर नगर से उनकी 2 दौरे की शुरुआत होगी, वो संत कबीर नगर में समाप्त होगी। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में मौजूद है। गोरखपुर के आसपास इलाकों में वो लगातार जनसभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस की प्रियंका गांधी के दौरे पर है, मायावती भी वहां पर जनसभा कर रही है। निश्चित तौर पर हर कोई चाहता है कि सत्ता उसकी हो। बीजेपी जहां अपनी सत्ता बताना चाहती है तो समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में आना चाहती है, जिसे 2012 में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। निश्चित तौर पर तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे, चाहे पूर्वांचल की बात करें, चाहे जो पूर्वांचल से जुड़े गांव है, जिस तरह की वहां पर समस्या है, इन तमाम चीजों को लेकर मुद्दों के बीच में जा रहे। साथ ही साथ एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। एक दूसरे को लगातार घेरने में जिस से बीजेपी ने कांग्रेस पर आतंकवादी शामिल होने की बात कही कि उस पर तमाम आरोप लगाए हैं, समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लगाए रहे हैं, तो पलटवार भी अच्छी तरह से सरकार की तरफ से ऐसे में देखता है। निश्चित तौर पर 3 तारीख को और 7 तारीख को जब मतदान होगा पूर्वांचल बचे हैं, जनता किस तरह जाती है। गोरखपुर मतदान होना है, वाराणसी मतदान होना है, मिर्जापुर है, अम्बेडकर नगर है, बस्ती है, संत कबीर नगर है, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो पूर्वांचल के हैं। और इससे जब मतदान होगा वो उनके दिखाने में राजनीतिक पार्टियां कितना कामयाब हो पाती है, किस तरह से वो जनता के बीच में जा रही है। सरकार की जो नाकामियां उनको गिना रही है, सरकार की जो बात है वो विपक्ष पर लगातार हमला हुआ रहे, तमाम पुराने मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जनता तय करेगी कि आखिर वो किस तरह चाहती है, किसके पक्ष में मतदान करती है। जी और राहुल, मुद्दे क्या हो सकते हैं, क्योंकि जन समस्याएं वहां बनी रहती हैं, विकास कार्य हालांकि बीजेपी की सरकार में 2017 से 2022 के बीच में किए गए हैं। ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री ध्यान भी देते रहे हैं उस ओर, पूर्वांचल के क्षेत्रों की अगर बात की जाए। ऐसे में समस्याएं कम जरूर हुई हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। कौन सी समस्याओं को लेकर के अब जनता इस बार वोटिंग कर सकती है? देखिए, जनता की समस्या वही है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव शुरू हुआ था जो मुद्दे थे वही मुद्दे हैं पूर्वांचल की जनता के भी। निश्चित तौर पर गोरखपुर में एक बीमारी है जिसकी वजह से ज्यादा बच्चों की वहां पर मौत होती रहती है, उसको लेकर एक अहम मुद्दा है। इसके अलावा जो पूर्वांचल के कई क्षेत्र है वहां पर कटान की समस्या रहती है, बरसात के समय पर
जब बरसात का मौसम आता है तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बाढ़ से प्रभावित होता है पूर्वांचल का जिला। तो ये अहम समस्या है। इसके अलावा जो महंगाई है, बेरोजगारी है और बिजली की समस्या है, ये तो समस्या है अच्छी तक बनी हुई, लेकिन जो प्रमुख समस्या है वो यही है कि पूर्वांचल में कई ऐसे जिले हैं जो दूसरे देश के चुनाव से जो नेपाल है उनसे जुड़े हुए, तो ये अन्य वहाँ पर जो समस्याएं हैं वो उनके लिए प्रमुख है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, जिस तरह से मतदान हुए हैं। दूसरों से जब वहाँ के मतदाताओं से बात की गई तो उनसे मन में महंगाई, बेरोजगारी ये अहम मुद्दे हैं, उसी को लेकर वो अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शहरी इलाकों में जो 5 जगह हैं जहाँ मतदान कम हुए, उस ग्रामीण इलाकों में मतदान ज्यादा हुए। तो निश्चित तौर पर तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर राजनीतिक दल परेशान है और जो जनता है वो पूरी तरह से खामोश होकर अपने मुद्दे पर जो जिससे उससे रोज दो चार होना पड़ रहा है, इसी को लेकर वो अपने मत का प्रयोग कर रही है। राहुल, ग्रामीण अंचलों का क्या हाल है? वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उस ओर रुख अपना किए हुए हैं और चुनाव प्रचार को तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर बीजेपी नेता भी लगातार पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े दावे और वादे हर ओर से किए जा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? वोटर्स का मूड क्या कह रहा है? देखिए, ग्रामीण अंचल जो है उनको रोजगार चाहिए। उनको जिस तरह से आपने कोविड के समय देखा होगा कि जो पलायन होते, जो दूसरे प्रदेशों में जो श्रमिक काम कर रहे थे, जो लोग काम कर रहे थे, वो वापस जब आए हैं तो उनको यहाँ पर रोजगार नहीं मिला और एक बार फिर उनको दूसरे प्रदेशों का रुख करना, जब कोविड की सेकेंड वेव और थर्ड वेव में फिर उनको वापस पलायन करके आना पड़ा। तो सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं पूर्वांचल के ग्रामीण अंचलों की वो रोजगार की। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों को अपनी घर वापसी करनी पड़ी और अपना रोजगार जो वो बाहरी राज्यों में कर रहे थे वो छोड़ करके आए, जो नौकरी पेशे के थे वो वापस आए, मजदूर वर्ग वापस आए, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान जरूर हैं। ये एक मुद्दा रह सकता है जिस वक्त लोग वोट डालने जाएं उनके जहन में। आपका शुक्रिया राहुल श्रीवास्तव, हमसे जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की तीसरी और बड़ी खबर आपको बता दें, महाशिवरात्रि कल है और ऐसे में परमठ मंदिर जो कानपुर का बेहद खास और अपने आप में ऐसा मंदिर जहां पर हजारों की संख्या में भीड़ पहुंचती है, श्रद्धालु पहुंचते हैं, लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, रात से ही लोग पहुंचने लगते हैं और वहां पर लंबी लंबी कतारों में लोग नजर आते हैं। आपको बता दें लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक लाइन लग जाती है और ऐसे में परमठ मंदिर में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं वो अपने आप में बेहद अहम है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता हमसे जुड़ गई हैं। सारिका, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां देख पा रही हैं आप? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से और मंदिर परिसर की तरफ से जो तैयारियां की गई थी उनको अंतिम रूप नहीं ये कहा जा सकता है कि वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब मंदिर परिसर में वो दिखाई भी दे रही है। वहीं हम आपको दिखा दें, क्योंकि इस वक्त मैं खुद परमठ मंदिर में हूँ, बाबा आनंदेश्वर की शरण में हूँ। अपने दर्शकों को पूरी तरीके से मैं हर मंदिर के कोने को दिखाना चाहूंगी कि जो दर्शक घर पे बैठे हैं तो वो भी बाबा आनंदेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। और मैं आपको बाहर ही खड़े होकर ये दिखा दूं कि किस तरीके से मंदिर परिसर में जो है श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। आज सोमवार का दिन है, प्रदोष भी है और भक्त जो है लगातार आज ही सुबह से ही आना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि कल शिवरात्रि का दिन है, लाखों भक्त आते हैं और अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पे वो सेविक है, यहाँ पर बाबा शिव है जो दर्शन देते हैं और आप देख सकते हैं। ठीक है सारिका, समझ सकते हैं सोमवार का दिन है और ऐसे में परमठ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगता है, मेला लगता है और ऐसे में वहां बहुत ज्यादा भीड़ है। आप उस भीड़ के बीच में मौजूद है, वहां भक्तों से बात करने की कोशिश कीजिए कि कल क्या कुछ सैलाब देखने को मिल सकता है, कल वो अपने बाबा को किस तरीके से मनाएंगे, क्या कुछ बाबा को अर्पित करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि महाशिवरात्रि का दिन है तो बाबा जो है वो धन के भूखे नहीं है, लेकिन हाँ उनको खुश करने के लिए सिर्फ बेलपत्र और झूठी चढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो भक्त है काफी चीजें लेके आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दूध से चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है और उसके अलावा पुष्प अर्पित करे जाते हैं, चंदन चढ़ाया जाता है, काफी सामग्री है पूजा की जो चढ़ाई जाती है। लेकिन कल का जो दृश्य होगा वो सिर्फ दूध का ही होगा।
लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चुनौती है कि 2 साल से कोरोना की वजह से बाबा के दर्शन लोग स्पर्श करके दर्शन नहीं कर पा रहे थे। इस बार प्रशासन द्वारा ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि लोग जो है इस बार बाबा को स्पर्श कर सकेंगे, उनके दर्शन कर सकेंगे। और लगातार यहाँ पर अभी ये कम हुजूम उमड़ा है श्रद्धालुओं का। और कल जो है जैसे कि आज मंगला आरती होगी रात में 2 बजे से, और तभी से ही यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आने लगते हैं और लंबी लंबी कतारें लग जाती है। बैरिकेडिंग लगाकर उन कतारों को रोकने की व्यवस्था करी गई है। महिलाओं की कतार अलग लगाई जाएगी, पुरुषों की कतार अलग लगाई जाएगी। और इस पूरे परिसर को जो है 22 CCTV कैमरे लगाकर निगरानी करी जा रही है। उसके अलावा लगभग 450 पुलिसकर्मी है जो तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो, कोई भी श्रद्धालु ऐसा ना रहे जिसको बाबा के दर्शन ना मिले। और उसके अलावा PAC भी तैनात कर दी गई है क्योंकि यहाँ पर बगल में ही गंगा जी का किनारा भी है, घाट भी है। तो गंगा किनारे कोई भी ऐसी घटना ना हो, इसको रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस बल और गोताखोरों को भी तैनाती कर दी गई है। लगातार यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। मतलब जो भी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और अब बस यहाँ पर भक्तों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया है। ठीक है सारिका, आप जैसा बता रही कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ऐसे में जो भक्त वहां पर है अगर मुनासिब हो आपके लिए तो कुछ भक्तों से बात करने की कोशिश कीजिए। शिवरात्रि को लेकर कितने उत्साहित हैं? बिल्कुल, यहाँ पर चारों तरफ भक्ति भक्त है और किसी से भी अगर हम जानना चाहेंगे, हालांकि कुछ भक्त सबसे ज्यादा मलाल तो ऐसे लोगों को रह गया है जो यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। और यह देखिए एक महिला है, ये पूरी टोकरी लेकर आई हुई है। किस लिए आई आप यहाँ पर? अच्छा, कल महाशिवरात्रि है, कितना एक्साइटेड है और किस तरीके से बाबा को खुश करेंगी? कैसे चाहेंगे वैसे बाबा को। अच्छा, यहाँ पर जो व्यवस्था करी गई है उससे संतुष्ट है? बाबा के दर्शन हो रहे हैं? बहुत लोग हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा। कल महाशिवरात्रि है, कितने उत्साहित है और किस तरीके से बाबा मनाएंगे? शिवरात्रि बाबा का बड़ा त्योहार होता है और इसमें तो मैं समझता हूँ कि अपने आप को हिंदू पहचान पूरी श्रद्धा जो बाबा मोदी साहब के प्रति होती है। जयकारा लगवा दीजिए सारिका, एक जयकारा लगवा दीजिए। जब समूह आएगा और पूरी श्रद्धा के साथ आएगा, मैं सोचता हूँ जहाँ का लोकल प्रशासन जो है पूरी व्यवस्था रखेगा कि लोगों को थोड़ा सा बाबा के नाम में जयकारे लगा दीजिए। बाबा देखिए भक्त कितने एक्साइटेड है, लगातार जयकारे लगा रहे हैं। आप बताइए महाशिवरात्रि है, कल किस तरीके से बाबा को मनाने आए हैं? मुझे शिवरात्रि आप मना देंगे, जहाँ पर शिवरात्रि मनानी नहीं पड़ती है, अपने आप बन जाती है। आप मंदिर के गेट से आइए और घट के आपको दौरा तक पहुंचा देंगे। नारे जो गूंज रहे हैं ना, अपनी अनुभूति कराते हैं। This is महाकाल of Kanpur, this is Kashi Vishwanath of Kanpur, this is Kedarnath of Kanpur, and this is my माँ of Kanpur। यही हमारा सब कुछ देखा है, भक्त जो है वो बहुत एक्साइटेड है। कल शिवरात्रि है, उसको लेकर हर बार, क्योंकि ऐसे भक्त भी है जो रोजाना यहाँ पर आते हैं और काफी उत्साहित भी है। बिल्कुल सारिका, जिस तरीके से भक्त उत्साहित नजर आ रहे हैं, वाकई में कल का नजारा देखने काबिल होगा। आपका शुक्रिया सारिका हमसे जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए। और आप इस वक्त जिस जगह पे मौजूद है वो अपने आप में बहुत ही पावन और बहुत ही ज्यादा निराली है, क्योंकि बाबा के दर्शन करने हर कोई आज के दिन पहुंचता है। सोमवार का आज दिन है और ऐसे में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।